नमस्कार दोस्तों, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। कई महीनों की भागदौड़ और मशक्क़त के बाद आज मान साहब से मिलना हो पाया है। कभी ये उपलब्ध थे, कभी मैं उपलब्ध नहीं था। मान साहब 2 बार बारडा हल्के के विधायक रहे हैं, 77 में और 87 में। मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का जमाना इन्होंने राजनीति में देखा है। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम में इनका रास्ता उनसे पड़ा है। तो मान साहब के जीवन की जो राजनीतिक घटनाएं हैं या मान साहब के जो अनुभव हैं, इनको सुनाने में भी वक्त लगेगा और आपको उन चीज़ों को समझने में भी वक्त लगेगा। इसलिए आज पूरी फुर्सत से मान साहब से बात करेंगे। जी कीजिए। मान साहब, स्वागत है आपका चर्चा। जी थैंक यू धर्मेंद्र जी। मान साहब, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका राजनीति में आने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही एक्टिव रहा हूँ। अच्छा। और मेरी जो एजुकेशन है वो राजस्थान में हुई, महाराजा कॉलेज जयपुर से मैं ग्रेजुएट हूँ जी। और हिंदी आंदोलन में मैंने जो है जेल तक देखी। अच्छा, हिंदी आंदोलन में जेल चले गए थे? जी। और उसके बाद में जब मैं हरियाणा में एज ए साइंस मास्टर रेगुलर लगा, तो थोड़े ही अंतराल में मैं टीचर्स एक्टिविटी जो यूनियन थी जिसके प्रधान मास्टर सोनलाल थे, हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ, कुल मिला के 7 पदाधिकारी थे, उनमें से मैं एक था। मैं संगठन मंत्री था। आप संगठन मंत्री थे? और उसके साथ ही कर्मचारियों में उस टाइम जो मैटर करती थी यूनियन जी, वो हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ और बिजली बोर्ड, क्योंकि वो संख्या की दृष्टि से हरियाणा उस टाइम काफ़ी बड़ी संख्या थी जी। तो एक तालमेल कमेटी बनी थी जो बाद में चल करके सर्व कर्मचारी महासंघ बना। अच्छा। तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर था। अच्छा। और भिवानी में जिस टाइम चौधरी बंसीलाल सीएम थे, उनकी तूती बोलती थी जी। तो तकरीबन 4-5 हज़ार के तकरीबन वहाँ पे इकट्ठे हुए कर्मचारी, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था जी। और पहली बार भिवानी में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ भिवानी में कम हिम्मत करती थी जी। मैंने 1-2 ही रैली जो थी वो अपोजिशन की हो पाई, लेकिन वो बाहर के नेता थे। उस टाइम ज्योतिर्मय बसु सीपीएम के नेता होते थे और मारुति प्रकरण को लेकर के, अच्छा, हाँ, उन्होंने रोड चौपटा में रैली की थी। अच्छी गैदरिंग थी, लेकिन और हिम्मत नहीं कर पाए थे। ज्योति बसु आए थे उस समय? हाँ, उस टाइम आए थे। तो अच्छी प्रभावशाली प्रदर्शन था वो। अच्छा। और नेचुरली उस टाइम चौधरी बंसीलाल को भी ये बात अखरी, और बाद में जो घटनाएं सामने आई वो उससे परू भी हुई जी। और टीचर्स की स्ट्राइक 73 में जो हुई थी उसमें मेरी सक्रिय भी भूमिका थी। अच्छा, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ सबसे बड़ी जो प्रदर्शन था अध्यापकों का 1973 में शुरू हुआ। तो लेकिन उसका हेडक्वार्टर हरियाणा में नहीं था, दिल्ली को हेडक्वार्टर बना करके वो लड़ाई लड़ी। वो क्यों शुरू हुई थी? वो चौधरी बंसीलाल, ये तो वो ही बेहतर बता सकते थे, आज कोई बताने वाला है भी नहीं। वो टीचर्स से, वो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने सड़कों के मोड़ टीचर्स की मरोड़ नहीं छोड़नी, और एक कंडीशन लगाई कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा अपने घर से बाहर होंगे टीचर, और जो एसएस मास्टर या उससे ऊपर की कैटेगरी है वो ज़िले से बाहर होंगे जी। छोटी कैटेगरी के ड्राइंग मास्टर हैं, हिंदी टीचर हैं, जेबीटी हैं, ये 20 किलोमीटर से अपने घर से दूर होंगे जी। तो टीचर्स ने ये अपना अपमान समझा और धीरे धीरे लोग संगठित हुए और उसकी आवाज़, उसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। और चूँकि हरियाणा में ये आशंका थी, क्योंकि उससे पहले बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज़ ने एक हड़ताल की थी, काफ़ी लंबे समय भी चली वो जी। काफ़ी टर्मिनेशन भी हुए, सस्पेंशन भी हुए, और यूनियन के उस टाइम जो पदाधिकारी थे बिजली बोर्ड के, उनके खिलाफ एक्शन लिया सरकार ने। अच्छा।
तो उस माहौल में ये फैसला हुआ कि हेडक्वार्टर जो है हड़ताल का टीचर्स की का वो दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा। जहाँ जाती हो सकती है। चला वो आखिर दिल्ली सरकार का इंटरवेंशन हुआ उसमें, और वो हड़ताल ख़त्म हुई। जो टर्मिनेट हो गए थे, सस्पेंशन अच्छा, हो गई कितने थी लोग टीचर्स टर्मिनेट हुए उस समय? उस टाइम सस्पेंशन तो हज़ारों के थे, लेकिन टर्मिनेशन भी सैकड़ों की संख्या में थे। अच्छा, तो आप भी उसमें सस्पेंड हुए थे? हाँ, मैं उस टाइम, क्योंकि मैं रेगुलर था। और उस आपका टाइम केस भी दर्ज हुआ था? हाँ, वो केस दर्ज हुआ था। जो उसका तालमेल कमेटी जो थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो उसकी जो हमने रैली निकाली थी उसमें एक पर्चा था, और उस पर्चे का शीर्षक था कि हमने सींचा है खूने जिस्म से, पत्ते पत्ते पर आस्कारा है, नेत पे बागबान दुरुस्त नहीं वरना चमन पे हक हमारा है। अच्छा। उस टाइम डीओ ओपी गुप्ता थे। बाद में उनकी लड़की अनुराधा गुप्ता जो थी वो कमिश्नर गई, IAS बनी थी। तो उनकी शिकायत नेचुरली वो कहीं न कहीं से इशारा हुआ होगा सत्ता के गलियारों से, तो उन्होंने मेरे खिलाफ पर्चा दिया और मेरे फिर पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम का केस बना, मेरा सस्पेंशन हो गया। जो अध्यापक आंदोलन था उससे कई सारे नेता निकले जो भविष्य में विधायक भी बने, जिनमें से आप भी एक थे जी। तो उस अध्यापक आंदोलन खत्म होने के बाद आपका जिस राजनीतिक व्यक्ति से पहला जुड़ा हुआ वो किससे हुआ, और फिर कैसे आपके जीवन की? मेरे मन में किसी तरह की जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह का पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा नहीं था, जाने का मन नहीं था? कतई नहीं था। अच्छा। और मेरे केस में जो मेरे पे दर्ज हुआ था पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम का, उसमें 7 साल से 10 साल की सज़ा थी। और हीरानंद आर्य मेरे एडवोकेट थे, जो उन्होंने मंत्री रहे। हाँ, जो सजेस्ट किया मेरे को कि यहाँ जो है आपको न्याय मिलना मुश्किल है, आप हाई कोर्ट चले जाइए। अच्छा। तो मैं उसके जो मेरे खिलाफ FIR हुई थी, मैंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। सिंगल बेंच ने कहा कि मामला थोड़ा पेचीदा है तो डिवीज़न बेंच फैसला करे। अच्छा। और वो जो FIR मेरे खिलाफ हुई थी वो केस हो गई, और एक पलवल के कामरेड ज्ञान सिंह थे, वो मेरे एडवोकेट थे हाई कोर्ट में। अच्छा। और उसके बाद में मैंने सर्विस दोबारा ज्वाइन की। उस टाइम में विद्वान में था। विद्वान में था? हाँ, स्कूल में जब छोड़ा, जब आपने विद्वान से, जहाँ से मैंने 77 में जब मैंने MLA का चुनाव लड़ा। अच्छा। तो किया तो हुआ क्या कि लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव के बाद में चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर बने, और 9 स्टेट्स की स्टेट असेंबली भंग कर दी गई थी। तो तब भी मेरे मन में कोई इसी तरह की चुनाव लड़ने की ऐसी कोई बात मेरे मन में थी नहीं जी। ओम प्रकाश लड़का था मास्टर सोनलाल जी का, उनसे हमारे अच्छे, क्योंकि यूनियन में काम करते थे तो परिचय था। हाँ जी। तो वो मेरे को कहने लगा, गुरुजी मेला लगा हुआ है क्योंकि असेंबली के चुनाव में, तो आप मेरे को घुमा लाओ। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो दिल्ली कैंट में सूबेदार मेजर थे, तो हम वहाँ रुक गए जा करके, और हरियाणा में हम चले जाते थे। अच्छा। क्योंकि उन दिनों स्कूल की छुट्टियाँ थी। तो हुआ क्या कि भिवानी की जो राजनीतिक गलियारों में जिन लोगों की जनता पार्टी के लिए दावेदारी थी, उनमें हीरानंद आर्य, जगन्नाथ और ये चौधरी जंगवीर सिंह, बलबीर सिंह ग्रेवाल थे, और अतर सिंह जी मांडी थे। तो ये थे, लेकिन चुनाव जब डिक्लेयर हो रहे थे, यानी माहौल बन गया था कि चुनाव होने वाले हैं, तो सामने एक जलसा किया इन 3-4 ने मिल करके, क्योंकि मेरा सीधा पार्टी पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। अच्छा। मैं नहीं था उसमें। तो चौधरी देवीलाल जो थे वो एक जनता पार्टी का गठन जो हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द किए कि जो उनको महसूस हुआ, और जब इलेक्शन कमेटी बनी तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन चौधरी चरण सिंह अड़ गए। हरियाणा स्टेट उनकी हिस्से में आई जी। और हरियाणा स्टेट के लिए चुनाव के लिए राजनारायण जी जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम सेंटर में, और चौधरी चरण सिंह के खेमे में थे जी। वो उनके पास प्रभार हरियाणा का आ गया। तो मेरे को अचानक जब हम
दिन में चले जाते थे हरियाणा भवन में, तो एक दिन चौधरी देवीलाल मेरे कोई वाकफियत नहीं थी। अच्छा, सच्ची बात ये है। कोई जान पहचान नहीं? नहीं, कतई तौर पर किसी भी नेता से नहीं। और सर्विस मेरा में भी इंटरेस्ट थे आप नहीं। उस समय? हाँ, मैं सर्विस में था। तो DR चौधरी जो अब दिवंगत हैं, तो क्योंकि टीचर्स स्ट्राइक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने टीचर्स एसोसिएशन थी जी। वो हरियाणा गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के साथ खड़ी थी। जी। तो कई लोगों से जान पहचान हुई उस दौरान में, जिसमें DR चौधरी भी थे। अच्छा और एक मेहंदी रता थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। जी। तो वो आए, उनके साथ फिर मेरे को कहा कि आप जाना मत, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि आपका हल्का कौन सा पड़ता है? DR चौधरी। मैंने कहा बाडरा पड़ता है। अच्छा। कौन कैंडिडेट है वहाँ जनता पार्टी का? मैंने कहा वहाँ चौधरी अतर सिंह है। लोगों की नज़रों में जनता पार्टी के हैं भी मजबूत कैंडिडेट। तो उन्होंने मेरे को कहा कि उनको तो टिकट नहीं मिलनी। अच्छा। आप अप्लाई कर दो। मैंने एजिटेट किया सच में। मैंने कहा कि मेरा माखौल उड़ेगा, टिकट नहीं मिलेगी। तो मेरे को मेरे गांव का एक इंसिडेंट याद है। एक मेंबर का चुनाव लड़े था, वो घर में चर्चा हुई थी कि मैं चेयरमैन बनूंगा, आप मेरी मदद कर दो। अच्छा। वो नहीं बना। उसकी माँ गुस्से में उसको चेयरमैन करने लगी, तो सारा गांव चेयरमैन कर लिया। उसका नाम भूल गए, नाम रघुवीर तो था। आपने सोचा है अच्छा भला मास्टर हूँ? मैंने कहा मैं अच्छा भला मास्टर हूँ, टीचर हूँ, यूनियन में काम करता हूँ, जी। तो मैं मजाक का विषय क्यों बनूँ? मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं करता है, मेरा मजाक उड़ेगा, टिकट मेरे को कोई देने वाला नहीं है, मैं किसी मेरा कोई बड़ा नेता परिचित नहीं है, न मैंने ऐसी कोशिश की। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था वो ट्रेड यूनियन में काम करने का था। अच्छा। जिसमें मैं काम कर रहा था। मेरा फील्ड मैंने वही चुन रखा था। उन्होंने कहा कि नहीं आप अप्लाई कर दो। तो मैंने वो ओम प्रकाश जो थे सोमनाथ जी के लड़के, वो जा करके विठल भाई पटेल हाउस में एक ऑफिसा बना हुआ था, वहाँ से फार्म ले आए। हम चाय की दुकान पर बैठे कि आप साइन कर दो, जमा मैं करवा दूँगा। 100 रुपये फीस थी उस टाइम अप्लाई करने की। भर दिया आपने? वो फार्म भरा गया। वो पैनल में मैं और चौधरी अतर सिंह आ गए। 2 कैंप बन गए, एक पंडित भगवत दयाल का, एक चौधरी देवीलाल का। तो क्योंकि चौधरी चरण सिंह के हिस्से में हरियाणा था, तो वेट जो मिला वो चौधरी देवीलाल को मिलना था। जी। तो जब हम 2 पैनल में आ गए तो टिकट मेरी फाइनल हो गई। चौधरी देवीलाल से तब भी आप परिचित नहीं थे? मैं तब भी नहीं था। मैंने मेरे चुनाव में वो प्रचार करने भी नहीं आए। अच्छा। तो आपको टिकट क्रेडिट किसको दोगे आप? हाँ, ये मैं कहूँगा परिस्थितियाँ। मैं कोई कहता किस्मत का नाम ले लेता है कुछ, मैं कहता हूँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आपको टिकट मिल गई। कि मेरे को टिकट मिल गई। आवाज़ जनता पार्टी की थी, मैं विधायक बन गया। देवीलाल जी नहीं चाहते होंगे कि अतर सिंह मांडे जी को टिकट मिले? तो सच्ची बात है। तो फिर आप पैनल में एक और नाम थे? 2 इनाम थे। क्योंकि और जो दावेदार थे जिनमें अतर सिंह मांडी थी, ये पूरे टाइम जेल नहीं काटी। आप 19 महीने जेल में? मैं 19 महीने नहीं था, मैं थोड़ा सा राजस्थान शिफ्ट कर गया। जब केस बन रहे थे तो 6 महीने के बाद में पकड़ा दकड़ी कम हो गई। तो मैं उस पकड़ दकड़ से तो बच गया क्योंकि मुझे मेरा हाई कोर्ट में केस भी लड़ना था। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरा कोई परिचय किसी नेता से नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं विधायक बन गया। मैंने विधायक बन करके, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो थी और ग्रूमिंग थी वो ट्रेड यूनियन से आया था मैं, तो मैंने ये मेरे एक मन में मैंने फैसला लिया कि मुझे कोई पर्सनल फ़ायदे की बात करने के बजाय, क्योंकि जनता की दी हुई ताकत है, मुझे उनके लिए सोचना और काम करना चाहिए। चौधरी देवीलाल जब CM बन करके दादरी आए जी, उनमें एक बड़ी, तो वो बनते ही भिवानी ज़रूर, वो बाद में मैंने टीसी में देखा, वो जैसे खुद दिखाते थे वहाँ ज़रूर जाते थे। अच्छा। ताकि उसको मिर्ची लगे। तो भिवानी आए, उसके बाद प्रोग्राम जो बना वो दादरी का बना। मास्टर हुकम सिंह जी थे, वो दादरी से विधायक थे। तो नेचुरली मैं क्योंकि विधायक था तो दादरी सब डिवीज़न में हम 2 ही थे, तो मेरा भी बोलने का नंबर आया। तो मैंने 2 बात, जो मैंने फैसला लिया हुआ था कि मुझे जनता की बात करनी है, जहाँ से मैं आया हूँ, जिन्होंने ताकत दी है उनको लाभ मिले, ऐसी बात रखनी चाहिए मुझे जी। और जो उनके जीवन से जुड़ी, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। लोगों ने बहुत बड़ाइयाँ की, उनको किसान नेता बताया चौधरी देवीलाल, उससे पहले मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था जी। तो मैंने
बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो साहब आपके बड़ा किसान नेता बताया, लेकिन ये जो सामने बैठे हैं आपको ये किसान नेता जब मानेंगे जब यहाँ दो प्रॉब्लम हैं लोगों के सामने। अच्छा। हाँ, आप उनको पूरा करो। दो तरह का इलाका है, एक है नहरी इलाका है जी। मेरे पास आंकड़े थे, मैंने कलेक्ट भी किए, स्टडी किया पूरा सब चीज़ें। तो नहर का पानी पिछले 3 साल में इस तरह से आता रहा है और आप के बाद में वो पानी घटा है। ठीक है, आप क्या आगे कहेंगे, लेकिन जब अपने खेत में जाएंगे तो ये महसूस करेंगे कि पानी पहले की तरह नहीं आ रहा। तो आप इनको पहले से ज़्यादा पानी दोगे तो आपको औरों के बजाय आपको बड़ा नेता माने, किसान नेता तब कहलाओगे, मन से तब कहेंगे ये आपको। अच्छा। तो लोगों ने तालियां बजाई जो उस नहरी इलाके के लोग थे। दूसरा था जो जिस इलाके से का प्रतिनिधित्व मैं करता था, हाँ, वो रेतीला इलाका है। नीचे पानी जो था वो फसल के माफिक था, लेकिन इकोनॉमिकली वाइबल यूनिट नहीं थी ट्यूबवेल, क्योंकि मीटर्ड सप्लाई थी और वो मीटर्ड सप्लाई थी, वो 14 पैसे प्रति यूनिट थे। और एक ट्यूबवेल का यदि चोरी नहीं हो तो बिल आता था 550 के इर्द गिर्द, 540। उस समय बड़ी रकम थी जी, वो जो उस टाइम बड़ी रकम थी, क्योंकि चने का भाव ही 72 रुपये क्विंटल था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना महंगा पड़ता था। मीटर सप्लाई को अफोर्ड नहीं कर सकता था किसान। मैंने कहा दूसरा इलाका है वो रेतीला इलाका है, नीचे पानी माफिक है। यहाँ के किसान भी चाहते हैं, आज ऐसा तो ज़माना रहा नहीं, सब पता है, नहरी इलाके के लोग ज़्यादा संपन्न हैं। वो भी इनके बराबर नहीं तो इनके नज़दीक लग जाएं, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना भी है, दूसरी ज़रूरत भी है। अच्छा। तो मीटर्ड सप्लाई की जगह बिजली के फिक्स रेट कर दो, स्लैब प्रणाली जिसको बोलते हैं, और जो जितना गहरा है उसको उतना कंसेशन दो, जिसको आप साधारण भाषा में स्लैब प्रणाली कहते हैं। मैंने उसका पूरा खाका तैयार किया कि किस डेप्थ पे, तो मतलब वो क्या आपकी अनुशंसा पे बनी वो बात सब मानते हैं। अच्छा, उस टाइम यदि अखबारों में आप यदि उन पर नज़र डालोगे आज भी तो हाँ आपको ये पता चल जाएगा कि क्या बोला और क्या। तो ये मांग कब पूरी की उन्होंने? हाँ, अब मैं बताता हूँ कि वहाँ तक पहुँचता हूँ। तो पहले से ज़्यादा लोगों ने तालियां बजाई। अच्छा। तो चौधरी देवलाल का ध्यान गया कि कोई न कोई बात है। बहुत से लोगों ने जो हमारे साथ उस टाइम पार्टी में थे ये भी कहना शुरू किया कि हो सकता है कि तो देवलाल इसको पार्टी से निकाल दें। हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि मैंने कोई बड़ाई समझ जाए। हाँ, मैंने कोई तर्कहीन बात कह करके और मैं बढ़ाई करूँ ये मेरे खून में भी नहीं था, डीएनए में न पहले था ना आज है। मेरे को सीधी स्पॉट बात करने की आदत है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कह दी। रास्ते में मेरा प्रोग्राम मैंने जानबूझ के नहीं लिया उस टाइम। अच्छा। लेकिन बार डाल के गाँव पढ़ते थे, नेक्स्ट डे लोहारून प्रोग्राम था। उस टाइम एक मिस्टर बंसल होते थे एक्सियन, मुझे अंदाज़ था कि इनसे पूछा जा सकता है क्योंकि वही बड़े अफसर थे। मैंने उनको ब्रीफ किया और मैं उनका, मुझे पता नहीं है वो किस पोजीशन में है, मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने आपने पूरा बता दिया। हाँ, जो मैंने ब्रीफ किया वही तो देवलाल ने बुलाया उनको, वो ब्रीफ किया। रास्ते में जो बाढ़ के गांव थे उस टाइम दो मुख्य मांग होती थी, या तो स्कूल अपग्रेड करो क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का कंसेप्ट नहीं आया था, और पशुधन जो था वो इम्पोर्टेंट था, तो पशु डिस्पेंसरी, ये दो मुख्य मांग होती थी गाँव की। तो वो सड़क पे मिले चौधरी देवलाल से जत्थू के रूप में, पंचायती आदमी थे चौधरी देवलाल, इसमें कोई रुकते चले जाते थे, वो रुकते हुए जाते थे, लोगों को खड़ा छोड़ के नहीं निकलते थे। तो तकरीबन ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने दृष्टिकोण से यही रखा कि जी हम भी थोड़ी सी ज़रूरत है मेरे, अब ये बिजली का हमारा पानी माफिक है और हमारा फिक्सा कर दो, बांध दो, हम महीने के दे देंगे, पर ये मीटर सप्लाई हमारे बस की नहीं है, हमारे को फ़ायदा नहीं है नीचे मीठे पानी होने का। अपने अपने अंदाज में कहिए। आखिरी गांव बार लड़का का मेरा गांव है लाड, वो वहाँ पे विश्राम के लिए रुके, वहाँ भी गए। और हालांकि मेरा बस अड्डे से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो गए, मेरा गांव समझ के गए होंगे। तो
उन्होंने लोगों से कहा कि भाई मुझे अपना भाई समझो और बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे गांव के सरपंच थे, हमारे परिवार में थे, गोपाल नाम था उनका, सज्जन आदमी थे। तो बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा कि जी ये प्रॉब्लम है और आपसे उम्मीद है आप ये करें। इतनी सुन करके चौधरी देवलाल हमारा अपनी रूबड़ी की उन्होंने, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो मेरे को रास्ते में कहने लगे यार ये जो बात आप कर रहे हो तो ये तो लोगों के मन की सी बात है, मेरे को तकलीफ़ तो है। तो बोला मेरे को कोई ट्यूबवेल दिखा सकते हो? मैंने को दिखाऊंगा। तो फरटिए की ज़मीनें लगती हैं जब दादरी लोहारू रोड पे हम गागड़वास बिस्वास से आगे निकलते हैं। तो एक वहाँ किसी सेठ ने पीने के पानी का एक कुआं बनाया हुआ था। अच्छा। उसमें एक टूटी सी भरी थी, टूटी सी बाल्टी, ताकि चोरी चारी ना हो। आने जाने वाले वहाँ पे पानी पीते थे। वो पानी पीने के पर्पज़ के लिए था, खेती के लिए नहीं था। मैंने उनको वहाँ उतारा। वो थे कोई 50 कदम दूर रोड से। अच्छा। उन्होंने देखा, उनका भाई बात तो तेरी जायज़ है, यहाँ तो बिल्कुल तारा सा दिखाई देता है। अब नीचे तो पानी थोड़ी, हाँ दिखता नहीं था क्योंकि गहराई थी तकरीबन, ये समझो कि हमारे यहाँ उस टाइम 90 फीट के ऊपर पानी था। तो अब तो और भी गहरा होता है। अब ऐसे करना कि आपने जो बात दादरी में कही वो लोहारू रिपीट कर देना। अच्छा। मेरे को जच गई है, मैं करूँगा। उन्होंने कहा आपको? उन्होंने मेरे को कहा नो डाउट। वो नहीं करते तो भी मैंने दोहरानी थी करनी थी क्योंकि आप तो तैयारी करके आ रहे थे। क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था कि कोई रिजल्ट हो तो न जनता ही बात करी। लोहारू में एक जनसभा में हीरानंद आर्य जी ने अपनी बात कही, कुछ डिमांड रखी अपने हल्के की। अपनी बात चौधरी देवलाल ने, मैं भी बोला, मैंने वो बात कही कि आपको सदियों याद किया जाएगा। आपकी जांडियों पर फोटो भी लगाएंगे। अच्छा। जो काम चौधरी बंसीलाल इस ज़िले के रहते हुए इस यहाँ के हालात से वाकिफ़ होते हुए नहीं कर पाए, आपने कर दी, तो आम किसान का जीवन स्तर सुधरेगा और वो आपको याद करेंगे और तब आप किसान नेता कहलाओगे। तो चौधरी हीरानंद ने जो डिमांड रखी उन पर बोल लिया, खुद बोल लिया। और जब मैंने सोचा कि बात घोड़ कर गया बुजुर्ग तो, और लोग थोड़े थोड़े उठने शुरू हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने रण सिंह मान ने एक बात कही है, मैं उस पर कहना थी 2 बात। अच्छा। उनकी विशेषता ये थी कि वो किसी भी इशू पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में एक्सपर्ट थे। अच्छा। माहिर थे कि श्रेय ले उसका क्या तरीका हो, उनको श्रेय लेना आता था। अच्छा। जो मैंने बात की राजनीति में क्रेडिट ही मायने रखता है। हाँ, जो मैंने बात किए और भी बाकी चीफ मिनिस्टर से वास्ता पड़ा, मैंने वो खूबी नहीं देखी जो उनमें थी। उन्होंने कहा भाई मैं ये काम कर दूंगा, कर सकता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरी सरकार नहीं चली पाएगी। फाइनेंशियल बर्डन इतना आ जाएगा, बिजली बोर्ड फेल हो जाएगा, सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, सरकार टिक नहीं पाएगी। लोग खड़े हो गए, खड़े होके कहने लगे कि चौधरी कर दे, तू कर सके वो काम और कोई नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। अच्छा। कर दे, बस उठ गए, तालियां बजाने लग गए, जोर जोर से बोलने लगे। हाँ, जोर जोर से बोलने लगे। वही उनको चाहिए, हाथ हिला हिला करके वो उनको चाहिए था कि बोले भाई ये कहा कि याद तो रखोगे, तो सब ना भरनी थी कि तू करके तो देख। उन्होंने वहाँ घोषणा कर दी, स्लैब पर, लेकिन इतना आसान नहीं था। अच्छा। चंडीगढ़ में वो जा कर के उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो अनाउंसमेंट करता है अमूमन जो होता है, उनकी मीटिंग होती है। हाँ, वो वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उस पर अपनी रिपोर्ट करता है, तो बिजली बोर्ड ने उस बात का विरोध किया। अच्छा, माना नहीं बिजली बोर्ड। हाँ, लेकिन मैंने प्रूफ के तौर पर उस टाइम देश में केवल तमिलनाडु में फिक्स रेट थे, स्लैब प्रणाली नहीं थी, फिक्स रेट थे ट्यूबवेल के।
तमिलनाडु में? तमिलनाडु, केवल देश में तमिलनाडु ऐसा था। मैं एक कमेटी, एस्टिमेट कमेटी का मेंबर था। अच्छा। और मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं एक स्टडी करूं कि बिजली के जो है वो क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या सिस्टम है जी। तो मैंने बिजली बोर्ड को पहले से लिखना पड़ता, हमने लिखा कि हम बिजली बोर्ड को स्टडी करना चाहेंगे। तो वो आए, हमने पूछा, उन्होंने फ्लेटेड, मैंने वो सर्कुलर वहाँ से ले लिया। अच्छा। जो उनका सिस्टम था, लेकिन वहाँ 2 हॉर्स पावर की मोटर इस्तेमाल होती थी। हाँ, क्योंकि पानी का ऊपर, पानी बहुत ऊंचा है, क्योंकि तमिलनाडु में नदी नाले बहुत हैं, पानी के तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ज़्यादा तो वाटर टेबल ऊंचा है जी। तो वो कॉपी में साथ लाया था। मैंने कहा ज़रूरत होगी तो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चौधरी देवलाल को जब मैंने चंडीगढ़ गया मीटिंग में, तो वो बोला भाई कि महकमा तो सारा ना कर रहा है कि फिजिबल नहीं है ये। अच्छा। तो मैंने कहीं भी नहीं है। मैं बोला ना, ये तो बात गलत है, ना करना चाहो, आप अपनी अनाउंसमेंट से पीछे हटना चाहते हो तो हटो, मेरे को तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये तर्क गलत है बिजली बोर्ड का कि कहीं नहीं है, तमिलनाडु में है, ये सर्कुलर है। वो सीधे आदमी थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हॉर्स पावर की मोटर कितना है, वहाँ 100 रुपये फिक्स थे। 100 रुपये फिक्स 2 हॉर्स पावर की मोटर के थे। मैंने नहीं बताई, उसने नोटिस नहीं दिया। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास महकमा था कि मैं बुलाऊँ उनको, बिजली वालों को। नाम दिया? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और बिजली बोर्ड के जो अधिकारी मना कर रहे थे, उनको कही कि ये तमिलनाडु में लागू रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। उन्हें यस करनी पड़ी। और 78 में लागू हुआ, तो जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें पूरा भिवानी जिला, अच्छा जी, पूरे हरियाणा में लागू नहीं हुआ। अच्छा, एक पर्टिकुलर एरिया। हाँ। और ये नाहड़ सब तहसील ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट, झज्जर तो जिला बाद में बना है, और नारायणगढ़ तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, सिर्फ इनके इन पे लागू हुआ। और जब देखा लोगों ने, तो दूसरी जगह भी डिमांड आनी शुरू हो गई, और उसका एक्सपेंशन फिर महेंद्रगढ़ और फिर ऐसे पानी की पूरे आना होगा सारे हुआ। ये कि उस टाइम पंजाब में भी मीटर्ड सप्लाई थी। अच्छा। यहाँ से जो कंसेशनल टैरिफ है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये वो हरियाणा से शुरू हुई, फिर पंजाब में गई, अच्छा, और पंजाब से देश में गई। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ स्टेट ऐसी थी जिन्होंने ये फार्मूला तो नहीं अपनाया, लेकिन उनको कुछ न कुछ कंसेशन देना पड़ा। किसानों को मतलब सस्ती बिजली का जो फॉर्मूला है हरियाणा से निकला है। हरियाणा से निकला है, सच्चाई ये है। तो आपको तो इस बात का प्राउड होगा आज तक। हाँ, मेरे को इसलिए, यदि मैं बाद में मेरे को ये बीच में ख़त्म भी कर दिया था। हाँ, मैं वो भी बता देता हूँ कब कब इससे छेड़खानी हुई। अच्छा। तो लागू हो गया, लागू हो गया तो एक परिवर्तन आने शुरू हुए, और पावर हाउस की डिमांड बढ़ने लगी कि खपत बढ़ी तो लोड आना शुरू हुआ, पावर हाउस चाहिए, तो वो भी बनने शुरू हुए। और आज यदि रेतीले इलाकों में लोगों में खुशहाली है तो उसकी बदौलत है। हाँ बिल्कुल, मैं रहा हूँ, मैं देखा मैंने वो एरिया। स्लैब प्रणाली ना होती तो शायद स्लैब प्रणाली होते ही नहीं, तो ये चीज़ नहीं होनी थी जो आज है। जहाँ ऊँटड़ी बनती थी वहाँ आज ट्रैक्टर खड़े हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं, बाइक खड़ी हैं। लोग चौधरी देवलाल को याद तो रखते ही हैं इस वजह से। करो, लेकिन वो फिर आगे चल करके उसके जो वारिस बने उसी के घर में, उनने इतने उल्टे काम किए ना, वो सब उन्होंने उस पर मिट्टी पलीद कर दी। अच्छा, छिड़कानी हुई फिर वो मैं फिर बता, वो भी हिस्ट्री है ये। अच्छा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। चौधरी भजनलाल ने की अच्छा छेड़खानी, क्योंकि वो जनता पार्टी का राज टूट गया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उधर कुएं थे नहीं, उधर ट्यूबवेल नहीं थे, तो वो इस बात को नहीं समझ पाए, न उनका प्रभाव क्षेत्र था, तो वो उन्होंने छेड़खानी की कोशिश की। तो फरटिया गांव का एक महावीर सिंह था, वो किसान मूवमेंट शहीद हो गए। हाँ, वो शहीद भी हुआ। हम 51 आदमियों का जत्था लेकर के इसके विरोध में हीरानंद आर्य, बलबीर सिंह ग्रेवाल में और बाकी कुछ किसान जो थे वो गवर्नर हरियाणा से मिले, मेमोरेंडम दिया, पर सुनवाई नहीं हुई। तो हमने फैसला लिया कि एक बड़ी रैली होनी चाहिए भिवानी में। और हमने 2 मांगें तो और भी रखी, लेकिन 2 मांग मुख्य थी।
वो भी हरियाणा में और देश के लिए नहीं थी। अच्छा। एक कि स्लेब प्रणाली से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, फ्लैट रेट से, फ्लैट रेट और स्लेब प्रणाली से कोई छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान भी प्रोडक्शन से कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसकी पहली डिमांड केवल भिवानी रैली में निकली, जहाँ आप 1 लोगों ने लाख की? आदमी थे, वो बिना किसी बड़े नेता की। अच्छा, ये चौधरी देवीलाल के दिमाग में तब तक नहीं था? नहीं थी, किसी के भी नहीं थी। अच्छा। किसी और के राज था चौधरी भजनलाल का? राज भजनलाल का था। अच्छा। और मैंने उससे पहले एक प्राइवेट रेजोल्यूशन 78 में रखा था कि हर जो आदमी, जो चाहे मजदूर है या चाहे खेती कर रहा है, बिल लेके आए थे आप? हाँ, विधानसभा में? निजी, निजी, लेकिन वो बिल। कंसीडर नहीं हुआ, इसलिए रिकॉर्ड में नहीं आ पाया। अच्छा। प्राइवेट रेजोल्यूशन भी रिकॉर्ड में तब आता है जब वो कंसिडर मंजूर हो जाए मंजूर हो गया। चर्चा पे। वो नहीं हुआ तो, लेकिन हमने उस रैली में दूसरी ये रखी कि वो भी किसान भी, और जो खेती और मजदूर है वो भी, या दूसरी मजदूरी करता है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बुढ़ापा तो उसको भी चाहिए सिक्योर, तो बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए। हमने अमाउंट नहीं बताया, लेकिन ये बुढ़ापा पेंशन का मांग कंसेप्ट पहली बार वहाँ रखी गई। वहाँ रखी, और 1 लाख की हाजिरी थी। लोग अपने साधनों से भिवानी पहुँचे। कहाँ? ये किरोड़ीमल पार्क में हुई, और आप हैरान हो गए, और जो सुनेगा वो भी हैरान होगा कि वो उस पूरी जो रैली थी उसका खर्चा कुल 1200 रुपये था। अच्छा। 700 रुपये तो पंपलेट का, जिसमें बुढ़ापा लोग खुद ही आए पेंशन की, लोग अपने साधनों से आए, और कुछ तो 3-3 दिन पैदल चल करके इन 2 डिमांड पे। अच्छा। अच्छा, बड़ी कि रैली। बिजली रेट से वो होनी नहीं चाहिए, और बिना किसी बड़े नेता के आशीर्वाद के, छोटी बात नहीं थी। तो चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल ने जब ये रैली हुई, पता चला, तो नेचुरली महसूस हुआ होगा कि ये तेरे बगैर हो गया। आप वो एक्स चीफ मिनिस्टर तो बन चुके थे, लेकिन बड़े नेता तो थे। तो 83 में जब लोकदल अजीत और बहुगुणा अलग अलग हुए, तो चौधरी देवीलाल लोकदल बहुगुणा के नेता थे, और रोहतक में ऑफिस था। अच्छा। सोनीपत रोड पे। तो मेरे को वहाँ का जिम्मा उन्होंने दिया। मेरी इस बीच में उनसे अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि चौधरी देवीलाल आपको अपने बेटे जैसा ही मैं देते थे। तो चौधरी देवीलाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। न्याय युद्ध के नाम से मूवमेंट चला। डॉक्टर मंगल सेन ने रोहतक से इन्होंने दिया, चौधरी देवीलाल जीत गए, मंगल सेन हार गए। लेकिन वो मूवमेंट जोर पकड़ता गया। लोगों ने इसको अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया, जो राजीव लोंगेवाल से जोड़ता था, अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया। तो एक भावनात्मक मुद्दा है, वो बहुत कुछ डोमिनेट करता है राजनीति में, वो किया जी। और ज़बरदस्त जीत हुई चौधरी देवीलाल की। तो 87 की बात कर रहे हो ना ये? हाँ, मैं ये 87 की करता हूँ। 87 में तो आप भी के तो टाइम MLA रुक गई। हाँ जी, मैं रुक गया, तब एमएलए था, तभी तो मैं कर रहा हूँ। तो उस टाइम तक चौधरी देवीलाल, चूँकि वो कांग्रेस के खिलाफ एक संघर्ष कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो पार्टी को ग्राउंड लेवल पे पार्टी को उठा लें, मजबूती दें। तो जो उस टाइम में समाज में जो मैटर करते थे और ठीक लोग थे जिनकी इज्जत थी, उनको प्रमोट कर रहे थे, वो दौर था। अच्छा। और उनकी भी ज़रूरत थी, तो इसलिए उनको वो आगे लेके आते थे। कुछ ऐसे लोग जो सोच भी नहीं सकते थे, वो भी विधायक बने। तो क्या हुआ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस न्याय युद्ध में कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छा, वो कहीं सक्रिय नहीं थे, वो कहीं नहीं थे। तो चौधरी देवीलाल पे पारिवारिक रूप से प्रभाव किसका ज़्यादा था? वो मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। तो उसके बाद, मतलब इसको शॉर्ट कर देता हूँ मैं, उसके बाद में चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला का भी राज आया, उससे पहले बंसीलाल जी का भी आया। तो चौधरी बंसीलाल के टाइम भी स्लेब प्रणाली को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों के विरोध के कारण मडियाली कांड भी हुआ, और भजनलाल के टाइम कादमा कांड हो गया था। तो वो बात पीछे छूट गई, हो गया नहीं, तो वो आखिर में नई छेड़खानी हुई
और फिर आखिरी में चौटाला बन गए, जिसने ये नारा दिया था कि न मीटर होगा न मीटर रीडर होगा। सतनाली में उन्होंने बोला, लेकिन ना मीटर होगा ना मीटर रीडर हाँ, होगा। न मीटर रीडर होगा। तो कंडेला के लोग जो थे, जो यूनियन में काम करते थे, कि हाँ वो बारडा बहुत आते थे, कादमा भी आते थे, मंडियाड़ी भी आते थे। बारडा के लोगों ने, जो दादरी ज़िले के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कहते थे ये काम करना है तो आप करवाओ। वो नहीं करे तो उन्होंने कहा बात कर लो, आप सुलझा लो। ये जो बकाया बिलों का मुद्दा है ये पॉलिटिकल ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि उस कंपटीशन में बिल रुकवा दिए गए थे। हाँ, काफ़ी गाँव ने बिल नहीं भरे। हाँ, बिल नहीं भरे थे और वो लंबा खिंच गया था मामला। सबको ये लगा था ना मीटर होगा ना रीडर होगा, तो किस लिए भरना है? किसी ने नहीं भरे। नहीं भरे तो लोगों को ये लगा भी तो अंधेरे कुएं में चले गए, कल को आफत आएगी। तो लोग चाहते थे कि ये मामला निपटे। तो मामला ये इसका पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकता था। चौटाला ने वो बात नहीं सुनी, तो किसानों ने फैसला किया। कंडेला वालों को जब कहा, कंडेला ने कि हमारे यहाँ से निकलेंगे, हम रोकेंगे, तो वहाँ कांड हो गया, वहाँ भी आदमी मारे गए। वहाँ से उसने अपनी ख्याति खोनी शुरू कर दी। चौटाला साहब के जीवन पे, राजनीतिक जीवन पे एक कलंक की तरह है कंडेला कांड। मेरा ये कहना है, जितने दिन में जो देवलाल के साथ रहा या बाद में भी उनके वारिस ओम प्रकाश चौटाला बने, उसकी वजह है लोग जो कुछ फालतू की भी बातें कहते हैं वो नहीं है। विशुद्ध राजनीतिक कारणों से उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को चुना। अच्छा। वो भी बता देता हूँ मैं। वो ये है कि चौधरी देवलाल अक्सर कहते थे कि कौम नेता बनाती है। अच्छा। उसका थोड़ा सा आप विश्लेषण करोगे, चीर फाड़ करोगे तो कौम से उनका मतलब एक जाति विशेष से था या लोगों से था? जैसे चाहे वो किसान के नाम से ज़्यादा करते थे, वो किसान को जाट का नाम नहीं लेते थे, टू वेरी फ्रेंक। लेकिन वो ये सोचते थे कि यदि कौम नेता बनाएगी, जिसमें जाट भी कम्युनिटी भी आ गई, तो कौम यदि आपके साथ है तो ही नेता बनोगे। अच्छा। और वो नेशनल लेवल पे उन्होंने जो किया उससे आप समझ भी सकते हो कि उन्होंने नाथुराम मेहरद्दा उस टाइम एक स्टालवर्ड्स थे राजस्थान की राजनीति में। हाँ। अजीत सिंह भी चरण सिंह के वारिस बन चुके थे, उनके चांस थे मुख्यमंत्री बनने के जी। लेकिन वो चौधरी देवीलाल ने उनको फुड्डे लाइन लगा दिया, नहीं बनने दिया। तो उनका एक विरोधाभास है उनके जीवन का, चौधरी देवीलाल का। अच्छा। कि उन्हें नहीं बनने दिया, लेकिन वो उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि वो हरियाणा में इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते थे। अच्छा। एक ये लिहाज थी कि जिन लोगों को ग्रूम किया आपने, उनके खिलाफ अच्छा नहीं लगेगा। ये काम हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला कर सकता था, उनके परिवार में और कोई नहीं कर सकता था। अच्छा। यहाँ तक कि कांग्रेस के बलराम जाखड़ को भी सिक्कर में जाके इसलिए रहा कि दूसरी पार्टियों में भी कोई नेता ना हो, केवल खुद हो और खुद का परिवार हो, देश में खुद हो और हरियाणा में ओम प्रकाश। तो चौधरी देवीलाल की जिन जिन लोगों के साथ आत्मीयता थी, जब चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गया और पार्टी उसके कब्जे में आ गई, चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस पर पूरा अमल किया और उन सबको एक एक करके निकाल दिया। आखिरी निशानी संपत सिंह बचा, वो खुद छोड़ के चले गए। अच्छा, उस समय आप मुख्य संसदीय सचिव थे? हाँ, मैं मुख्य संसदीय सचिव। और आपको निकाल दिया था? मैं महम कांड पे जो पार्टी के स्टैंड के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था हमने 3-4 आदमियों ने। चौधरी रणजीत सिंह भी थे, जिसमें रघुवीर सिंह कादियान भी थे, मैं भी था। अच्छा। हाँ, कई लोग थे, इस्तीफा दे दिया। तो वो और खुंदक बढ़ गई। चौटाला की मैं कभी पसंद नहीं बना। इस्तीफा किस चीज़ से दिया आपने? अपने मुख्य संसदीय सचिव से? मुख्य संसदीय सचिव से। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से राज किया, तो उससे चौधरी देवीलाल ने जो ख्याति अर्जित की थी, जो पंचायती नेता होने की, जो लोगों की चिंता करने वाले नेता की, वो सब एक परिवारवादी घोषित हो गए वो। और उन दिनों महाभारत चल रही थी। मेरे घर पे नोटिस चिपकाया गया, नोटिस दिया भी नहीं मुझे। अच्छा। घर के आगे चिपका दिया। तो मैंने उनको 9 पेज का लेटर लिखा। क्या नोटिस दिया आपको? कि क्यों ना आपको पार्टीशन निष्कासित कर दिया। चिपका गए?
चिपका गए। तो तब मुख्यमंत्री चौटाला साहब थे। ओम प्रकाश चौटाला थे। अब उन्हीं की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव थे। हाँ, उन्होंने मेरे को चौधरी देवलाल के दबाव के बाद कि आप इसे बिगाड़ो मत, तो मेरे को उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव बनाया। लेकिन मेरे को महकमा दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ नहीं था। अच्छा। हिसार यूनिवर्सिटी में था, एक कमरे का। हालांकि वो आपकी पसंद का महकमा था। हाँ था, लेकिन उस टाइम वो महकमा की कोई वैल्यू नहीं थी। उस टाइम अच्छा, मतलब किस चीज़ की उस समय क्या देता, इससे आँकी जानी चाहिए, कोई नहीं, मैंने ये महसूस नहीं किया। अच्छा। तो उन दिनों महाभारत चल रही थी, तो मैंने उस लेटर में, ये बहुत कम मौका कोई आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी इतना पावरफुल हो गया हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, उसका बेटा पार्टी का भी मालिक हो, चीफ मिनिस्टर भी हो, और उनके खिलाफ कोई बगावत करे, कोई चिट्ठी भी लिख दे या दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मान साहब ने एक 9 पेज का लेटर उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को लिखा था, और उस लेटर की चर्चाएं आज भी हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में होती हैं। और उसके बाद इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी और निकाल दिया गया था इनको उस लेटर के बाद। तो मान साहब वो लेटर की कहानी क्या है? मैंने उसमें साफ साफ लिखा, मैंने कहा चौधरी देवलाल को देखिए कि हमने युग पुरुष बनाया। हमने का मतलब थे जो संघर्ष में उनके साथ थे जी। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मेरे मतलब ये नहीं लिखा मैंने कि हमने आपको युग पुरुष बनाया, यानी अच्छा। उस टीम ने जो चौधरी देवीलाल राइज कर रहे थे और लोग उनके साथ खड़े होते जा रहे थे, उसकी उपेक्षा करके और बेटे को अधिमान दिया उन्होंने, और उन सब को एक एक करके खुडे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि ये राजनीतिक ठगी है। अच्छा। हमने आपको युग पुरुष बनाया और चौटाला ने आपको धृतराष्ट्र बना दिया। आप प्रासंगिकता ये बनी क्योंकि महाभारत चल ही रही थी। महाभारत चल रही थी और लोग बड़े चाव से देखते थे। यहाँ तक कि गाड़ियाँ रोक करके डब्बों में जो टीवी लग रहे थे उनमें देखते थे। हाँ हाँ। कितना चाव था देखने कि हमने आपको विषम पितामह बनाया, तो इन्होंने बहुत- धृतराष्ट्र बना दिया। तो वो वाइडली पब्लिश्ड हुआ, यहाँ तक केरला की मनोरमा पत्रिका तक में भी प्रकाशित हुआ। कुछ अखबारों ने लोकप्रिय मैगजीन थी। ज्यों का त्यों छापा, कुछ ने एडिटोरियल भी लिखे, दैनिक काफ़ी चर्चा रही उसकी लेटर। हाँ जी। तो वो मैंने लिखा, तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया। तो मैंने जो चीज़ महसूस की, मेरे कोई दुर्भावना नहीं थी, मैं कोई चौटाला के व्यक्तिगत तौर पर खिलाफ नहीं था। मैं उसके जो उसका चौधरी देवीलाल की जिनसे आत्मीयता थी उनके प्रति जो उनका रवैया था, और जनता की तकलीफ़ को समझने की बजाय उनको लूट खसोट की जो एक थी, वो ये नहीं थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनने पे आई। जी। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जो मेरे से चर्चा भी करते थे, कहते थे कि यदि पैसे होते तो मैं 82 में CM बनता, भजनलाल नहीं बनता। अच्छा, पैसे होते थे। हाँ, तो वो ये सोचते थे कि उनके घर में पैसा ऐंठने का काम कौन कर सकता, वो खुद नहीं करते थे। चौधरी फक्कड़ आदमी थे, जो पैसा होता था शाम तक कार्यकर्ताओं में फक्कड़पने में उड़ा देते थे। तो वो उनका स्वभाव दूसरा था, लेकिन वो देखते थे कि परिवार में ये आदमी है, भाषण अच्छा कला किसमें है, वो भी अपने परिवार में उसमें देखते थे। एक जो खास करके किसानों में लगा लो या चाहे दूसरी भी क्लासेस में लगा लो कि बड़ा बेटा ही वारिस होना चाहिए, तो वो बड़े भी थे। फिर उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, तो फिजिकल हैंडीकेप होने के नाते वो मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकते थे, धोती कमीज कुर्ता रखते थे, तो वो भी वही रखते थे। यानी उनके जो मापदंड थे एक हरियाणा की राजनीति में एक परफेक्ट लीडर में क्या क्या होनी चाहिए, वो अपने परिवार में केवल ओम प्रकाश हो। एक वो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, घूमते रहते थे, हालांकि उनका मकसद कुछ भी रहा हो, चाहे माड़ाएँ बटोरना हुआ हो, लेकिन वो जाते रहते। हाँ, जाते रहते थे, लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो वो सब शर्तें केवल ओम प्रकाश चौटाला पूरा करते थे। लोगों ने फालतू की भी बातें करते थे, वो एक रंजिश की वजह से करते थे, विशुद्ध राजनीतिक कारण थे, और उन्हीं कारणों की वजह से ओम प्रकाश चौटाला उनका वारिस हुआ।
मतलब बहुत सोच समझ के उन्होंने ये फैसला सोच लिया समझ था। के फैसला। लेकिन उन्होंने आपको तो भर के नहीं, वो मेरा पर्सनल बात नहीं है, मतलब बात एक सार्वजनिक है। सार्वजनिक बात है। ये कारण है कि देवीलाल जी ने चौटाला साहब का चयन किया। मान साहब, आप मुझे एक बात बता रहे थे कि पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर जी मनोहर लाल खट्टर तक के सारे राज आपने देखे हैं। हाँ जी। और इन मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से भी आपका किसी न किसी तरह रास्ता पड़ा है। हाँ, निश्चित रूप से। आप ईमानदारी से मुझे बताओ कि हरियाणा का बेस्ट सीएम आपकी नज़र में कौन है? देखो, आप या तो एक पैमाना बताओ। पैमाने 3 है जी। सुन। स्टेट इंटरेस्ट। अब मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मेरा वास्ता इसलिए पड़ा कि मैं 77 में MLA बना और 84 में जो हरियाणा संघर्ष समिति बनी उसका मैं सेक्रेटरी था जी। तो सेक्रेटरी के नाते बहुत सारी जिम्मेवारी मेरे को चौधरी देवीलाल पार्टी की ओर से, जब संघर्ष समिति की सपोर्ट के लिए यहाँ हरियाणा भर के सब जो मैटर करते थे उन लोगों से मिलना होता था, तो तकरीबन मेरे को भूमिका ठीक ठाक बनाने के लिए चौधरी देवीलाल भेजते थे। अच्छा अच्छा जी। तो उसी कड़ी में मेरी राव वीरेंद्र सिंह जी से भी बात हुई उनके आवाज़ पे, मेरी पंडित भगवत दयाल शर्मा से भी बात हुई, मेरी बनारसी दास गुप्ता जी से भी बात हुई, मेरी ब्यूरोक्रेट्स में कृपाराम पूनिया से भी बातचीत हुई, जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे क्योंकि बंसीलाल को हम, हाँ, उनसे भी, वो तो खैर दादरी के आपके थे। तो मेरी इनसे बहुत बात होती थी। उनमें हर एक में अपनी अपनी खासियत थी, तभी वो वहाँ तक पहुँचे होंगे। हर आदमी में कोई वो लंबा तभी चलेगा जब उसमें कोई विशेषता होगी। तो एक सबकी अपनी अपनी विशेषता है। मैं स्टेट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। स्टेट इंटरेस्ट की आप उसमें से मुख्य रूप से कुछ लोगों के बारे में जिक्र करना उचित होगा, सबके बारे में तो क्योंकि चौधरी राव वीरेंद्र सिंह जी बहुत थोड़े समय रहे, पंडित भगवत दयाल जी थोड़े समय, जिन्होंने आप मेन मान सकते हो आप चौधरी देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल जी को। चौधरी बंसीलाल से शुरू करो, फिर चौधरी देवीलाल आते हैं, फिर चौधरी भजनलाल आते हैं, फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आते हैं, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, और अब आज मनोहर लाल खट्टर हैं जी। तो ये मेरा आप सौभाग्य मानो कि मेरा किसी न किसी रूप से हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर से लेकर के आज तक के चीफ मिनिस्टर से किसी न किसी रूप में सरोकार रहा है। मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मेरा एक दिमाग भी है कि मैं आदमी को भी स्टडी करूं, उसको भी पढ़ूं, तो हर किसी के क्या नेचर है और किसका हरियाणा में क्या योगदान है। अच्छा। चौधरी बंसीलाल में डेवलपमेंट विजन गजब का था और क्योंकि पार्टी की कमांड पूरी तरह मैडम इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से उनके पीछे पूरी ताकत, एक बड़े उसमें के एक छत्र नेता थे, एक छत्र नेता थे। ब्यूरोक्रेसी पर भी ज़बरदस्त पकड़ थी क्योंकि पार्टी का एक छत्र राज था। उन दिनों कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी आउटफिट, पॉलिटिकल आउटफिट नहीं था जो मतलब उनको चुनौती दे। उदाहरण के तौर पर आज जो मार्केटिंग बोर्ड है, जो मंडी व्यवस्था है, आज हरियाणा की इंडिया में टॉप पर है। हालांकि भाजपा सरकार उसको ध्वस्त करना चाहती है जी, लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप हुआ हरियाणा से। उसकी जो लिफ्ट इरिगेशन है कि भाई इनमें पानी नहीं जा सकता है, ट्यूबवेल भी यदि को लगेंगे तो रिचार्ज की प्रॉब्लम आएगी, तो नहरों का जाल भी उसने, मतलब उसका डेवलपमेंट का विजन था। पहला कंसेप्ट हाईवे टूरिज्म का हरियाणा से शुरू हुआ। चौधरी बंसीलाल ही लेके आए जी, वो चौधरी बंसीलाल लेकर के आए। लेकिन वो जो एक डेमोक्रेटिक सोच होनी चाहिए नेता की, वो नदारत थी।
और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। कुछ गलतियां भी हुई उनसे। हाँ, होती है। देखो, आप ये नहीं कह सकते हो कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में आप तक कोई भी हो उस तक सच्चाई छन छन करके पहुँचती है, और पहुँचती है तो इतनी डाइल्यूट हो लेती है कि वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाते हैं। तो सबके साथ हुआ है। तो उसकी इस अप्रोच ने, एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच ने, उसको लोकप्रिय नेता नहीं बनने दिया। विकास पुरुष कहला गया। वो दोबारा भी उनको मौका इसीलिए मिला, विकास पुरुष की छवि हाँ, उस छवि के कारण। हालांकि वो बीजेपी के साथ कुछ कर नहीं पाए उस समय, बहुत ही घुटा शासन था उनका। तो वो प्रशासन पर वो पकड़ नहीं दिखी, क्योंकि सहयोगी और चौधरी सुरेंद्र सिंह का ज़्यादा उभार था। हाँ, उभार था। वो चाहते थे उन लोग, क्योंकि वो पॉलिटिकल, हालांकि उन्होंने चौधरी जगन्नाथ की राय नहीं मानी कि सुरेंद्र को मुख्यमंत्री बना नहीं, मैंने कहा ना कि वो सच्चाई से उतना ही दूर जाता है। जो सत्ता में आता है ना, सत्ता में कोई भी आए, मैंने सबको देखा हुआ है, सच्चाई से अनभिग होते हैं। अच्छा, आंख बंद करते हैं, एक भी नहीं है। कोई अपवाद नहीं है हरियाणा में। सच्चाई से आंख बंद कर लेते हैं मुख्यमंत्री बनते ही। हाँ जी। फिर चौधरी भजन लाल आए। उनमें उनकी विकास का कोई विजन नहीं था। अच्छा, आपकी मेल मुलाकातें थी उनसे? हाँ, क्यों नहीं थी? पॉलिटिकली नहीं थी वैसे ना, पॉलिटिकली भी यूँ हुई ना कि मैंने ज्वाइन, अब ये एक बात आपसे शेयर करूँगा, किसी से नहीं, मैंने किसी कांग्रेस से नहीं। अच्छा। जब मेरे पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था तो विज्ञान भवन में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, क्योंकि मैं टाइम मैं लेता था और मुलाकात जब हुई उनकी मैं साथ जाता था चौधरी देवलाल में। अच्छा। तो मेरे नाम से वो परिचित हो गए राजीव गांधी, और पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर्स की ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में हुई। केवल 3-4 आदमियों को बोलने का मौका मिला, जिसमें मैं भी एक सौभाग्यशाली बंदा था। अच्छा। एक बुद्धदेव भट्टाचार्य जो बाद में बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने, वो भी थे। एक कोई साउथ के थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोले थे। तो उसके बाद लंच था। तो लंच में वो 1 मिनट उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ लगाए। अच्छा। और प्लेट में खाना डाल करके अपना, और मेरी तरफ इशारा किया, मैं भी डाल चुका था प्लेट में, मेरे से उसने 10 मिनट बातें की। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर को सब बातों का ज्ञान होता है, हर स्टेट पे क्या एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या चल रही है, कौन कहाँ खड़ा है, सब मालूम जानकारी रखते हैं। मेरे से उन्होंने सीधा सपाट पूछा कि आपको निकाले उससे पहले आप कांग्रेस में आ जाओ। उन्होंने क्या दिया? कहा यू आर मोस्ट वेलकम, आप 91 का चुनाव लड़ो मेरी पार्टी से। मेरा उत्तर था, मैंने कहा सॉरी राजीव जी, मैं ये आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसके सपोर्ट में कुछ नहीं किया है। हाँ, आपको समय भी नहीं मिल पाया ना, वो तत्काल प्रतिक्रिया हाँ, थी आपकी। हाँ, तत्काल। मेरा जो नैतिक मापदंड है वो मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उस पार्टी के लिए का टिकट लूँ और लड़ूँ जिसके लिए मैंने काम नहीं किया। तो मन साहब आपको तब बहुत हो गया था निकालेंगे? पूरा कर देता। फिर उन्होंने हरियाणा की उस टाइम पार्लियामेंट के चुनाव के लिए एक 2 आदमी पे चर्चा की, वो यहाँ इरेलीवेंट है। अच्छा। तो दुर्भाग्य मेरा दुर्भाग्य था। मेरे को किसी कांग्रेस की नेता की ज़रूरत नहीं होती आज। डायरेक्ट था आपको? लेकिन वो तमिलनाडु गए, वहाँ मुझे नहीं लगता किसी से उनने चर्चा भी, क्योंकि हमारे 2 के बीच में बात थी। किसी कांग्रेसी को भी बड़े नेता कहलाते हैं, उनको नहीं मालूम होगा। पहली बार मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने किसी कांग्रेसी नेता से भी शेयर नहीं बताई नहीं आपने ये बात? पहली बार ही हमारे दर्शक इसको मतलब देखेंगे इस बात को। फिर मैंने, चाहे वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने कांग्रेस ही ऑप्ट की, और कांग्रेस ने मेरे को किसी नेता ने कोई भाव नहीं दिया। सच्ची बात है, मुझे कह देनी चाहिए जो बात है वो सच है। अच्छा। क्योंकि
जो पैमाने हैं किसी नेता के चहेते बनने का, उसके नज़दीक जाने का, वो मैं पूरे नहीं करता हूँ। मुझे भी पता है मेरी कमज़ोरी का, इसलिए मैं फालतू चक्कर भी नहीं लगाता हूँ। और देसी भाषा में तो पानी नहीं मारते आप। ना जी, ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है, न मेरे डीएनए में है। और आजकल हाजिरी का ज़माना है जी। हाँ, इतना ज़रूर है, अच्छा या बुरा, गलत या सही, मैं जिससे पॉलिटिकली विरोध हो, पर्सनल खुंदक में नहीं लेता, मैं आमने सामने योद्धा की तरह करता हूँ। अच्छा। किसी के पीठ में छुरा मैंने कभी नहीं मारा। यदि कोई गलत बात लगी तो मैंने हर नेता को, जिनसे मेरा वास्ता पड़ा, वो मैंने कही। बहुतों को बुरी भी लगी है, कुछ को अच्छी भी लगी है। यहाँ तक का सफ़र पहुँच गया। भजन लाल में जो चर्चा चल रही थी, डेवलपमेंट का विजन नहीं था, जोड़ तोड़ की राजनीति में मायर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी के बुत्ते पे वो लंबे समय तक एमएलए को खुश करने की कला थी। नाराज तो करते ही नहीं थे चौधरी भजन लाल किसी को भी। हाँ, और यदि कोई खिलाफत वाला भी चल गया तो वो कोशिश करते थे कि मैं इसको नाराज़ करके ना भेजूं, अपना बना लो। ये उसमें हुनर था। वो नहीं रहे क्योंकि उनके परिवार के लोग भी थे, उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए। वो बड़े घरानों के बच्चे हो गए तो वो उस सोच में डल करके काम करने लगे जो फेल होने थे। वो तो उसके बाद में फिर चौधरी देवीलाल बने, तो वो जो खूबियाँ थी उनमें वही रही जो थी। फिर वो ये कहते थे कि मेरी सरकार नहीं चलने देंगे, तो इसलिए सेंटर में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। यदि सेंटर में सरकार विरोध की होगी तो प्रदेश में सरकार नहीं चलने देगी। जैसे मेरी जनता पार्टी की सरकार टूटी, 5 साल तो मुख्यमंत्री रहे ही नहीं कभी वो। तो उनको एक डर बैठ गया था। तो उन्होंने एक कोशिश की कि फिर से जनता पार्टी में जो विघटन हो गया था, उन सब लोगों को जो मैटर करते हैं उनको फिर से इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने सूरज कुंड में कनकलेव के नाम से एक अपोजिशन लीडर की मीटिंग बुलाई। मैं उसके प्रबंध करता था उस मीटिंग का। अच्छा जी। रामकृष्ण हेगड़े बड़े नेता थे, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें वो भी थे, चंद्रशेखर भी थे, एक जो इनने जो मंच बनाया था वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ जा कर के जनमंच, वो भी थे। तो चौधरी देवीलाल को कहीं ये लगा कि रामकृष्ण हेगड़े इसमें कोई पेच ना फंसा दे, तो उसको डिमोरलाइज कौन करे। तो राकेश टिकैत के फादर थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, टिकैत साहब को बुलाया, वो मेरे साथ गए। अच्छा। हाँ जी। और अपना औका पानी सारा प्रबंध करके गाड़ी में जाया करते वो वैसे ही गए, लंबे चौड़े नहीं बैठे। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जाना है, मेरी 2 बात सुन लो पहले। मैं पूरी तरह से, यदि आप नई पार्टी बनाते हो, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हो, तो मेरी पूरी सपोर्ट। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हाँ, मैं बोला 2 मिनट बोले, लेकिन भाई मैं रामकृष्ण हेगड़े से निवेदन करता हूँ, भाई तू कोई पाचर ना मार दी। वो डर गई, उसके मन में भी थी, वो भी गई। तो वो फिर घोषणा जनता दल की बेंगलोर में हुई और वो जिम्मेवारी रामकृष्ण हेगड़े ने ली। अच्छा। और जनता दल का गठन का अनाउंस वहाँ हुआ। चौधरी बंसीलाल आ गए, वो उतना नहीं जम पाए जो पहले उनका एक इम्प्रेशन बना था, एक विकास पुरुष का, एक ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल डालने वाला, वो नहीं रहा उनका। वो तार तार हो गया और मंडियाली कांड हो गया। और जो आदमी अपने इलाके में कमज़ोर हो जाता मंडियाली कांड है, उनकी समझ प्रदेश में भी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये बिजली बिलों को लेके ही था ना मंडियाली कांड। हाँ जी, उन्हीं को था। तो जो अपने इलाके में कमज़ोर होगा वो फिर प्रदेश में भी कमज़ोर हो जाए। हुआ उसके साथ। ओम प्रकाश चौटाला बन गए। ओम प्रकाश चौटाला ने रफ्तार पकड़ी और माड़ाओं का इतना भारी चस्का था कि जैसे इनका यही काम रहेगा।
माड़ाओं की वजह से तो बहुत बदनामी झेलनी पड़ी उनको। और ये हुड्डा साहब का तो एक बड़ा एजेंडा भी ये था कि उनकी माड़ाओं को लेके ज़्यादा टकराव की स्थिति पैदा कर दिया हरियाणा, और वो हुआ, वो कंडेला कांड हुआ, वो टकराव की स्थिति की परिणति थी। तो पहले महम कांड हुआ, फिर वो हो गया। तो चौटाला के साथ जो हुई वो आपको पता ही, उनके जीवन काल न तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल विजन भी नहीं दिखाई दिया कहीं, उनका डेवलपमेंट का विजन भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि पंचायतों को उन्होंने काफ़ी पैसे दिए, वो दिए, वो मतलब उदारता भी नहीं थी, पंचायती आदमी भी नहीं निकला। तो पहले जो HRDF था, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, वो था ही नहीं। कुछ केंद्र की स्कीमें थी, तो वो उसके टाइम बढ़ता हुआ काम था, उन्होंने तो वो पैसे दिए, लेकिन उन्हीं पंचायतों को ज़्यादा दिए जो माड़ा को तोल करके पैसे दिए। तो उसको जो लाभ मिलना चाहिए था, पॉलिटिकल एडवांटेज, वो नहीं मिल पाया। चौटाला साहब थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे अपने शासनकाल में, और वो लोगों से उनकी वो आत्मीयता से बात नहीं करते थे, धमका के बातें किया करते थे। मैं तो उसमें पढ़ता था, मैंने देखा था। एरोगेंट थे, किसी को वजन नहीं देते थे, उसकी बात कितनी अच्छी हो, वो खुद की बात प्रदेश के हित की बात हो, बस वो मैं में रहते थे। तो उसका नतीजा देख लिया, वो चलते बने हरियाणा से। फिर हुड्डा साहब आ गए, उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा आ गए। वो ऐसा दौर था, मतलब वो पूरे देश में था कि जो कंसेप्ट था टेक्नोलॉजी की जो समावेश हुआ विकास में, वो हमारे समय तो कोई नदारत थी, सारी बातें। टाइम में ना फोन थे ना, हाँ, कुछ नहीं था। तो टेक्नोलॉजी तो थी, राजीव गांधी सड़कें थी, उसका PPP मॉडल आ गया जो यूरोप से आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो वो अपने यहाँ शुरू हुआ, तो सड़कों का जाल बिछे, कम्युनिकेशन जो फास्ट होगा, जो डेवलपमेंट स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो ये सुविधाएं बढ़ने से और हरियाणा में डेवलपमेंट बड़ा तेजी से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और भूपेंद्र हुड्डा में ये खासियत रही कि उनमें द्वेष भावना कम थी, और जो बकाया बिलों का मुद्दा था, जिसको अधूरा छोड़ के गए थे, बंसीलाल जी के टाइम में शुरू हुआ, भजन लाल जी के टाइम में हुआ, और चौटाला जिनको हल नहीं कर पाए थे, तो वो उन्होंने, क्योंकि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट ही था। जैसे लेकिन मेरा एक आर्टिकल आया था दैनिक ट्रिब्यून में, मैंने उसमें साफ साफ लिखा, मैंने पढ़ा, पॉलिटिकल सेटलमेंट ही इसका इलाज है, और कोई नहीं है, तो वो कर दिया। लेकिन जैसे श्रेय लेना चौधरी देवीलाल को आता था पब्लिक कॉज में, वो उनको आया नहीं आया। चंडीगढ़ में फैसला लिया उन्होंने। तो मैं यही कहूँगा, उनको श्रेय नहीं लेना, अच्छे कामों का भी श्रेय लेना सबके बस की बात नहीं है। मैंने तो यही पाया, ये किया, लेकिन उनमें द्वेष भावना नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैं आप शायद ना कहे, मैं कहना ना, मेरे को कहने में कोई दिक्कत, मैं आदमी कब नहीं कहेगा, सुन आदमी कब नहीं कहेगा, आदमी जब नहीं कहेगा कि एक तो उसमें इतनी महत्वाकांक्षा हो कि वो अपने स्वाभिमान को भी त्याग दे, समाज के का जो एक सोच है, उसके बजाय अपना ज़्यादा सोचे। जी, मेरे पे ऐसा कोई नेता हरियाणा का नहीं है जहाँ मैं रहा हूँ जिसका मेरे पर व्यक्तिगत एहसान हो। मैंने कोई CLU नहीं करवा रखी, मैंने कोई और एडवांटेज नहीं लगाया। मैं जैसा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार है, उस पर 2 प्रमुख आरोप लगे जिनकी वजह से उनका शासन गया। वो था क्षेत्रवाद का मुद्दा, रोहतक सोनीपत झज्जर पे उनका ज़्यादा फोकस रहा। CLU और वाड्रा जी की वजह से उनकी सरकार की बदनामी होती चली गई। हाँ, आप मानते होंगे शायद। मैं जो बात मानने वाली है उसको मानने मेरे कोई इज्जत नहीं है। मैं क्योंकि प्रवक्ता के तौर पे मीडिया में बोलता था, बयान भी होते थे, और मैं बहस में भी होता था। और उसके बाद मैंने खुले दिल से स्वीकार किया कि हम जो रोहतक से भिवानी जाती है वो खैरडी मोड़ पे छोड़, गलत था। वो तो गलत था। अब बनी है जी, सुनो ना, गलत था। झज्जर से और इसको दादरी तोय पे छोड़ दी, गलत था। और मेरे से बहस में पूछा गया कि ये सड़क जो आपके दादरी से, क्योंकि आप दादरी में रहते हो और आगे जाती है इस खस्ता हालत, मैंने कहा ये हम बना नहीं पाए, ये हमसे चूक है। मेरे को एक्सेप्ट करने में
जब राज था जब ही मैं एक्सेप्ट कर रहा था, तो आज मुझे कहने में क्या एजिटेशन हो सकती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिहाज में या उनकी सोच में मुझे नहीं मालूम किस में करते थे, वो तो बेहतर वो जानते हैं। उन्होंने CLU, देखो एक बात तो आप समझ लो, मैं CLU को एक राजनीतिक हथियार बना करके प्रोपगंडे में शामिल होना अलग बात। आकाश में नहीं होती है डेवलपमेंट, धरती पे होती है। उसके लिए कोई भी सरकार आएगी वो लैंड यूज चेंज की परमिशन, क्योंकि अथॉरिटी उसी को वो करेगी। लेकिन उसमें गैंग्स क्रिएट थे जी। हाँ वो मैं बता रहा, मैं उसी बात आ रहा हूँ, वो होगी। CLU के बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये सही है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया या उनने लिहाज में किया, और कंसिडरेशन कम लगती हैं, लिहाज ज़्यादा लगती होगी। आदमी एक जब पावर में होता है तो वो अपना एक सर्कल खड़ा करता है, एक सर्कल खड़ा करता है। उनमें से कुछ भगोड़े भी हो गए, भाग्य जी पैसे कमा के हो गए, कुछ अपने घर बैठ गए, कुछ नेता बन गए, कुछ विधायक बन गए। उनसे खर्च करवाना महाभारत जीतने के बराबर है। कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी साथ हैं, हाँ उनके साथ हैं, वो नहीं भूल रहे, लेकिन ज़्यादा ऐसे हैं। और उसका, उस प्रचार का या उस पहलू का भूपेंद्र हुड्डा को आज की राजनीति में नुकसान ये है कि एक बहुत लोग उनसे नहीं कहेंगे, उनके पास तो ज़्यादा वो जाएंगे जो उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्हीं को देवता भी बताएंगे। मैं तो देखता हूँ वो क्या है कि उससे आम लोग ये सोचते हैं कि ये जो साथ एक टीम दिखाई दे रही है, ये मतलब वो नहीं है जो प्रदेश को लूटने से बचाए, कोई अच्छे विचार दे, कोई अच्छे सुझाव दे। यानी वो भूपेंद्र हुड्डा पे बाहर हैं, भूपेंद्र हुड्डा पे बाहर हैं, और आम जनता में वो माइनस संदेश देते हैं, नेगेटिविटी है ना, वो खड़ी करते हैं। ये उनको भुगतना भी पड़ रहा है। वही लोग, ऐसे ही लोग सलाह देते हैं कि हम जिस राजनीतिक पार्टी की वजह से इस पोजीशन पे हैं, वो हम की जगह मैं लाते हैं, चाहे शब्द हम इस्तेमाल करें, लेकिन होता मैं ये हमारा वो है, ये हमारे वर्कर हैं, ये हाँ ये हमारा आउटफिट है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मैं उनको भी कह चुका हूँ, कोई एजिटेशन नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी सुनते भी, जो ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं ये डाउट नहीं करता हूँ, उन पर ये शंका नहीं करता हूँ, या आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CM नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बने, लेकिन जहाँ वो हैं उस हल्के में कांग्रेस का MLA नहीं बने, कोई दूसरे नेता ना उभरे, दूसरे नेता ना बने। तो वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं कि वो जो और भी लोग हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी वही टिकी रह सकती है जो आपको हर कोने से आपको एक सपोर्ट या सहारा या आपकी जो है पॉजिटिविटी की बात करें, तो वो उसको रोकती है। तो ये इनके माइनस पॉइंट में है। तो बहुत सारे नेता थे, वो कुछ चले गए, कुछ अब भी सब तरह की चर्चाएं चलती हैं। अब उन्होंने क्या फैसला लेना है तो वो जाने, इसके ऊपर कर्व करते हैं। मैं ये सोचता हूँ, और ये नहीं है कि मैं किसी को खुश करने के लिए या कुछ पाने के लिए कह रहा हूँ। जो राहुल गांधी के बारे में नेगेटिविटी पैदा की, वो कांग्रेस के ये नहीं है कि वो प्रधान बनने वाले, इसलिए मुझे उसके करना चाहिए। जो मैंने देखा है, मैंने 2 लोगों को नोटिस दिया अब तक। बंगाल की शेरनी निकली ममता बनर्जी, क्योंकि वो मोदी के मन से भी खिलाफ है और वैचारिक तौर पर भी खिलाफ। दीदी का है पर वो मोदी जी की हैं,
मोदी जी की दीदी हैं वैसे वो। दीदी है, अकेली दीदी नहीं है, दीदी है। मतलब वो कोई किसी की प्रशंसा में नहीं कर रहे, ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है, दीदी। ये चुनाव में खुंदक ये निकलती एक है। ऐसी बात थी जो मोदी जी के खिलाफ गई, जाएगी, क्योंकि जो बोलने की टोन थी वो पसंद नहीं आई। तो या राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो निर्भीक हैं, पर ग्रूमिंग नहीं हो रही ना। मैं बता देता हूँ। और वो जो हैं, जो उन्होंने आगाह किया या जो बात कही, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कही, चाहे वो कोरोना के बारे में कही, या सरकार के एटीट्यूड के बारे में कही, वो शंकाएं सही साबित हुई। लेकिन मोदी जी की जो प्रचार बैटरी है, उसके दुष्प्रचार में अकेले ये अंधभगत ही नहीं लगे हुए हैं, उस दुष्प्रचार करने में, मजाक उड़ाने में। कुछ कांग्रेस जन भी उस पर मोहर लगा। जब हरियाणा भवन से की भी मीटिंग होनी है, वो शाम को मीटिंग थी, तो चौधरी देवलाल चूँकि चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम हरियाणा के, और पीछे मतलब ये सारी मूवमेंट के सूत्रधार वही थे। तो मेरे को कहा, मैंने आपसे भाई तेरे से डिस्कस करना, तू अभी मत जा, मेरे साथ चलना है। तो मैं रुक गया। हरियाणा भवन में वीपी सिंह भी आ गए, रामकृष्ण हेगड़े भी आ गए। अच्छा। जब चलने का समय हुआ, सब वो अपनी अपनी गाड़ियों में आए। नीचे हरियाणा भवन में पुराना मॉडल एम्बेसडर थी, बुलेट प्रूफ थी। वो फिर दिल्ली में उसी में चलते थे। हाँ, क्योंकि सामान्य नहीं था बुलेट प्रूफ गाड़ी का होना कि भी। अब तो सिस्टम चेंज हो गया, अब तो पहले दिन से मिलती है सब जगह, चाहे कहीं जाओ। तब बड़ी बात थी। हाँ, तब बड़ी बात थी। तो ड्राइवर खड़ा हो गया, मेरे को कहना, आप तो मेरे साथ चलना यही है। खिड़की सिक्योरिटी वाले ने अगली खोली, बोले बैठो वीपी सिंह जी। बैठेगा। चंद्रशेखर जी बैठो आप आगे। अच्छा। बैठ गए। तो उनका सरकारी पीएसओ उनके बराबर, देवलाल के बराबर कैसे बैठेगा? वो खड़ा रहा और वो छोड़ भी नहीं सकता था। मेरे का पीछे बैठ। गाड़ी चलने लगी तो पीएसओ भी वहीं बैठा। आगे 4 हो गए, ड्राइवर समेत, पीछे 2। जैसे गाड़ी हरियाणा भवन से इंडिया गेट को क्रॉस की और सूरज कुंड की तरफ चली, तो जैसे उनको नींद सी आ गई। मैंने सोचा कुछ डिस्कस करेंगे, मेरे को रखा है। जब सूरज कुंड 1-1.5 किलोमीटर रह गया, तो एक अब 7 स्टार होटल है, वो तब बन रहा था, बना हुआ नहीं था। वहाँ गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। बोले, हो चंद्रशेखर जी दुख पा रहे हो गए, आगे चल, आप पीछे आ जाओ। वो पीछे आ गए, मैं बीच में आ गया। इधर चंद्रशेखर, इधर तो देवलाल। मीटिंग ख़त्म हो गई। फैसला हो गया कि कर्नाटका में प्रोग्राम होगा और वो बंगलोर होगा, और रामकृष्ण हेगड़े उसके आयोजक हो। फैसला हो गया, वही अनाउंसमेंट होगी जनता दल के गठन की। आते टाइम वो सब अपनी गाड़ियों में चले गए। मैं और देवलाल साथ आए। आगे एक सिक्योरिटी वाला, एक इतनी तामझाम थी नहीं, हम दोनों पीछे। मेरी को जिज्ञासा हुई कि मुझे पूछना चाहिए। अब ये बुलाए क्या थे ये? मैं बोला, चौधरी साहब मेरे एक बात सुन नहीं आई। क्या? मैंने कहा, आप मेरे को रोका कि डिस्कस करना, आपने डिस्कस तो नहीं किया, आप तो सो गए इंडिया गेट से निकलते ही। तो उन्होंने जो कहा मैं वो दोहरा रहा हूँ। वो बात तो देवलाल को नहीं कहूँगा आपको, और किसी और की बाबत भी नहीं कहूँगा, जो उन्होंने एक विश्वास के साथ ये कहेगी कि ये बात यहीं तक रहेगी, नहीं जाए, सार्वजनिक नहीं हो। अच्छा। वो शेयर नहीं कर पाऊँगा मैं आपसे, और आपके पोर्टल से मैं लोगों से माफ़ी नहीं, वो उसका बताते हैं, हालांकि आप बताओ। तो मैंने ये बोला कि जी आपने डिस्कस तो नहीं किया, आप तो सो गए। बोलो, तू पढ़ा लिखा लड़का है, और एक मेरे को गवाह चाहिए था। ये दोनों प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। जब तो जनता दल बन रहा था, प्रधानमंत्री तो कोई बना नहीं था। ये दोनों प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं,
और इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी जलालत झेलनी पड़ रही है, इसका तो चश्मदीद गवाह है। वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी आगे बिठा रखे चेहरा में आगे मैं देखने वाला हूँ और वो और पूछने वाला भी। बाकी बातें आप बताओगे नहीं है? नहीं, वो नहीं बताई जा सकती, वो करना नहीं पर्सनल बात है। मतलब आदमी ने यदि विश्वास करके कोई बात पर्सनल उसमें कही है, वो नहीं। मेन बात ये है कि तब उस देवीलाल उस समय ये उनको एहसास कराना चाहते थे कि तुम्हारा हाँ, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा कोई सौदा नहीं है भाई, सौदा कुछ नहीं भाई दादा खुद हाँ, कदम आज जाओ तुम, हाँ, कि मेरी वजह से तुम बनोगे। हाँ, मेरी वजह से बनोगे जो भी बनोगे। ये उसके बाद आपने जीवन में 5 चुनाव लड़े, जी, जिनमें से 2 में आप जीते, हाँ जी। 1 में आप मुख्य संसदीय सचिव रहे। हाँ, तो लास्ट चुनाव आपने 2005 का 9 का लड़ा। तो अब तो आप पॉलिटिकली इससे चुनावी यात्रा से तो अब नहीं लड़, आप 75 साल के हो गए, अब आपकी कोई इच्छा भी नहीं रही होगी लड़ने की। ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में कभी व्यक्तिगत लाभ की नहीं सोची। मैंने जितना मेरा सामर्थ्य था, विद ऑल माई कैपेबिलिटीज़ एंड विद ऑल माई फोर्स, वो मैंने कोशिश की कि आम आदमी जिसको कोई नहीं सुनता उसका ध्यान रखा जाए। मैंने जो एक ठोंडा टाइप बन गए थे गांव में कि ये चौधरी आदमी, इसके पास जाओगे तो काम होगा, वो मिथ तोड़ा मैंने। अच्छा। वो मैंने बारडाम भी तोड़ा और कहीं भी तोड़ा, जहाँ जहाँ मेरे पैर पसारे। तो मैं जो चुनाव लड़े 5, और मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है उसमें सफलताएं भी हैं, असफलताएं भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं, कड़वे अनुभव भी हैं, मीठे अनुभव भी हैं, लेकिन मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ जी। बारडा एक ऐसा हल्का है जो हरियाणा में 2-3 हल्के ऐसे हैं जहाँ से एक बार विधायक बनता है, दोबारा नहीं बनता लगातार। तो आप चूँकि बारडा में आपका जन्म हुआ है, आप 2 बार वहाँ से जीते हो अलग अलग समय में, ये क्या कारण है कि बारडा हर बार नए आदमी को? नहीं, ये मिथ हालात ऐसे बने गए कि उसमें सच्चा भी निकला। मैं 77 में बना, 82 में मेरी टिकट कट गई। अच्छा। चौधरी चरण सिंह पे माता गायत्री देवी का बड़ा प्रभाव था और जिद करके उनको टिकट दिलाया। हालांकि चौधरी चरण सिंह मेरे को टिकट दिला, चंद्रावती जी को दिलाया, उनको दे दी। जीती वो? हाँ, वो 800 वोट में जीती, मैंने भी मदद की। अच्छा। उनकी, मेरा ये स्वभाव रहा है कि मैं यदि किसी निर्दलीय हूँ, कोई फैसला करूँ जो मेरी राजनीति को सूट करेगा। पार्टी में लेकिन पार्टी में हूँ तो पार्टी का मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ कि इसका इशारा क्या है, उसका इशारा जाए कहीं, मैं उस पार्टी की सपोर्ट करता हूँ और उसके काम उसके साथ एक्टिवली कर सकता हूँ जिसके साथ सहज भाव से मैं रह सकता हूँ, जो मेरी भी सुन ले, अपनी भी बता दे, ऐसे उसमें है मेरा। अच्छा। बारडा में यदि 82 में टिकट मिलती तो चूंकि अब वो तो मिल गई चंद्रावती को, टिकट जीती, पार्टी तो वही जीती। हाँ, वही जीती, मैं भी जीतता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। 5 में यदि हरियाणा में किसी ने सबसे ज़्यादा ग्राउंड काम पर वर्क किया, मैंने कोई घर नहीं छोड़ा, गांव की तो बात ही छोड़ो आप। 2005 में 2000 से लेकर 2005 तक एक घर नहीं छोड़ा। कांग्रेस के झंडे सब घरों पर टांग दिए, मेंबर बना दिए और टिकट मिली जा करके तलवाड़े धर्मवीर को, जो आज भाजपा के बड़े नेता सांसद हैं जी, 2 सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई हार गया, पार्टी हारी जीती। अब जैसे सुनो, यदि मैं 2005 में यदि मेरे को टिकट होती तो मैं भी जीतता, और फिर 2009 में जो फिर कांग्रेस जीती, फिर भी जीत जाता, क्योंकि एक एडवांटेज सरकार में रहने का भी होता है, विरोध भी होता है रूलिंग पार्टी के खिलाफ लेकिन 2009 में भी क्योंकि हल्का ऐसा मैं समझता हूँ जितना। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ दूसरी बार नहीं बनता। दूसरी बार अतर सिंह बने 91, फिर उनका बेटा बन गया, गैप वहाँ सेम परिवार नहीं, वो सेम परिवार सेम पार्टी। तो ये मिथ परिस्थितियों की वजह से पैदा हो गई।
नहीं, ये वो नहीं तो- है कि वो दोबारा किसी को जिताएं नहीं। बरडा तो यदि ऐसे आप किसी- अच्छा काम करोगे, बरडा तो लोगों के साथ रहोगे, सुख दुख में होगे, तो उसको वेट मिलता है, लोग मान देते साहब हैं। बरडा तो ऐसा हल्का है ना, अब नैना चौटाला जी जिता दी वहाँ पे जाके, उसका उनका कारण कोई कारण थोड़ी था वहाँ पे जीतने का, या फिर वो वर्क थोड़ी कर रहे उसका थे वहाँ ये पे। है, मैं बता देता हूँ उसका क्या कारण है। बारडा हल्के में कितने सालों से लोकल किसी आदमी को कांग्रेस ने ग्रूम ही नहीं किया। पहले दे दी धर्म सिंह कासनी को, दादरी रहते थे, फिर दे दी धर्मपाल सांगवान को जो दादरी से एमएलए बने, और चूँकि वो दल बदल करके थोड़ा सा एक नेगेटिव बात ज़्यादा आ गई, फिर उसको दे दी। फिर तलवाड़े धर्मवीर को ले आए, फिर ये ले आए। कितनी बार आप लोगों की परीक्षा लोगे आप? महिंद्रा जी भी काफी नहीं, मेहनत महिंद्रा करी है वहाँ पे, तीसरी- जीत नहीं पाए। नहीं जीत सकता है इसे, और जीतना भी नहीं चाहिए। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। ठीक है, लोगों ने मूड पाड़ना था, पाड़ दिया, अच्छा किया। भाई क्या एक भी और ऐसी माँ नहीं है बारडा में जिसने इस लायक बच्चा पैदा किया हो जो वहाँ से चुनाव लड़ सके, और दूसरे जो ला के करे उनमें क्या ऐसी क्वालिटी है कि बारडा को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। थोपे गए ना बारडा पे। कांग्रेस ने बारडा हल्के को कब सम्मान दिया, उनकी भावनाओं की कब कदर की, बताओ मेरे को। इसलिए कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। इसलिए कांग्रेस वहाँ जीत नहीं पा रही है। नैना चौटाला नहीं जीतती है, महिंद्रा को हराना था इसलिए नैना जीत गई। बाई प्रोडक्ट है नैना की जीत। मान साहब कोई ऐसी बात जो मैं आपसे पूछ ना पाया हो, या क्योंकि मैं तो आपके बेटे से भी छोटा हूँ, नहीं देखिए, तो ऐसी कोई नहीं, पॉलिटिकल बात जो दर्शकों को नहीं, बतानी मैं- रहेगी वो आपको। मैं आपको जब आप भास्कर में थे तभी से परिचित हूँ। आप हरियाणा में जो लोग खोजी पत्रकारिता में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी गिनती उनमें है, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, बहुत सारे ऐसी भी बात मेरे से करवा ली जो कुछ लोगों को नाराज़गी भी हो सकती है। उसकी तो आप लेकिन- परवाह भी नहीं करते। ना, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं परवाह क्यों करूँ। दोस्तों मैं मान साहब का नंबर स्क्रीन पे दूंगा, अगर आप सीधे मान साहब से बात करना चाहें तो मान साहब फ्री हैं, खुश होते हैं ये, और आपको उन बातों का जवाब भी देंगे। देखिए, आदमी को हमेशा अपने क्रिटिक की बात सुननी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ शब्दवेश भावना वाले नहीं होते, कुछ शुभ चिंतक भी होते हैं, कुछ समाज को अपने आईने से देखते हैं, वो भी हर व्यक्ति की ग्रेडिंग करते हैं। तो जो साथी संपर्क करेंगे, पूछना चाहेंगे, मैं भी यदि कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या मेरे पेज पे या व्हाट्सएप पे कुछ पूछता कोई है ऐसा तो बताते हैं। पूछताछ करता है, तो मैं उनको निसंकोच मैं कहता रहता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। यदि बहुत मेरे बारे में और अच्छा जानते हैं कि मैं क्या मेरे विचार हैं फ़िलहाल, तो आप वो मेरे पेज देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे तो आप लगातार लिखते हैं। जाते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ। और किसान वो एक रिकॉर्ड आंदोलन में बनता भी है। आप सक्रिय हैं। हाँ, मेरे को किसान आंदोलन से किसी पूछा थोड़ी है। मेरा अपना जुनून है और वो जन्मजात है। और मैं अच्छा भी जो- लगता है 75 साल की उम्र में आप जवानों की तरह वहाँ पे ना, मैं नारे धरने पर भी नो डाउट, मैं सारे धरनों पर गया चंडीगढ़ हूँ। में तो आप अक्सर ही जाते और रहते मैं अक्सर जब चंडीगढ़ होता हूँ तो मटका चौक पर जाता हूँ। मैंने कभी परवाह न कोरोना की न किसी नेता के नाराज़ होने की या राजी होने की ख्वाहिश रखी। मैं अपने जुनून में मस्त रहता हूँ और मैं इसी लाइफस्टाइल से आगे काम करता शुक्रिया मान साहब जी। दोस्तों हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी से। रण सिंह मान जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। मेरा कोई सवाल छूट गया हो, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, ये कई हिस्सों में आएगी, तो आप लगातार हरिभूमि टीवी देखते रहिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे भी पूछ सकते हैं। और हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि मान साहब से ज़रूर आप बात करिए, तो ये इच्छा आज पूरी हो गई है। इसका एक सेशन और कभी जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर कभी लगाएंगे, लेकिन आज मान साहब आपने इतना समय निकाला। नहीं, वो जो खट्टर साहब तो बच ही गए। महान हस्ती जो आज देखिए हरियाणा आज के जो मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पद पे हैं। पार्टीज़ के उसमें वर्किंग कल्चर में है, उस पे तो जनता को दिखाई दे रहा है।
अब आपने उन लोगों के बारे में बात की है जो रह चुके हैं। हाँ जी। तो ये तो आज जितना तो आईना होती है, हाँ। तो खट्टर साहब तो आईने में जब वो ये उस स्टेज में जाएंगे तो इन पर चर्चा तब होगी। चर्चा तब होगी। तो खट्टर साहब के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता प्रत्यक्षदर्शी है उस चीज़ की। तो दोस्तों, हरिभूमि टीवी देखने के लिए शुक्रिया। मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला।